नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 जो कि आपका वन लैंग्वेज है और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज तक तो चैप्टर नंबर 48 पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे 48 चैप्टर नंबर का। इसका पार्ट नंबर पहला होगा, पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुआ उसके बारे में जो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका आधुनिक भारतीय इतिहास का आखिरी चैप्टर होगा। तो फासिस्ट देशों की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो फासिस्ट देशों की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। सितंबर 1940 में हिटलर की सेना द्वारा पोलैंड पर हमला करने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक रूप से पड़ा। यह मानवता के इतिहास का ये जो है आपका यह मानवता के इतिहास का सबसे व्यापक और नृशंस युद्ध साबित हुआ। युद्ध की स्थिति पैदा हो जाने पर ब्रिटेन ने भारतीय जनता से सलाह लिए बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। तो यह मानवता के इतिहास का सबसे व्यापक और नृशंस युद्ध साबित हुआ। युद्ध की स्थिति पैदा हो जाने पर ब्रिटेन ने भारतीय जनता से सलाह लिए बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। भारतीय राष्ट्रवादी नेता फासिज्म के खतरे को पहचानते थे। उन्होंने फासिस्ट देश शक्तियों के विरुद्ध चीन, स्पेन, इथियोपियाई और अन्य देशों की सुंदरता को समर्थन दिया। तो भारतीय राष्ट्रवादी नेता फासिज्म के खतरे को पहचानते थे। उन्होंने फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध चीन, स्पेन, इथियोपियाई और अन्य देशों की जनता को समर्थन दिया था। ठीक है, उन्होंने युद्ध के बढ़ते खतरे से जनता को सचेत किया और घोषणा की थी दुनिया की शांति एवं प्रगति के लिए फासिज्म और साम्राज्यवाद दोनों को समाप्त करना आवश्यक है। तो उन्होंने युद्ध के बढ़ते खतरे से जनता को सचेत किया और घोषणा की थी दुनिया की शक्ति एवं प्रगति के लिए फासिज्म और साम्राज्यवाद दोनों को समाप्त करना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में फासिस्ट देशों के प्रति पाश्चात्य साम्राज्यवादियों की नीतियों की निंदा की। समाजवादी देशों ने फासिस्ट देशों के खतरे साम्राज्यवादी देशों ने जो है फासिस्ट देशों के खतरे का नजरअंदाज कर दिया और कम्युनिज्म के प्रति उनकी घृणा अत्यधिक थी, इसलिए उन्होंने फासिस्ट देशों की कड़ी निंदा नहीं की। तो साम्राज्यवादी देशों ने फासिस्ट देशों के खतरे को नजरअंदाज कर दिया और कम्युनिज्म के प्रति उनकी घृणा अत्यधिक थी, इसलिए उन्होंने फासिस्ट देशों की कड़ी निंदा की। यद्यपि फासिस्ट देशों भारतीय जनता पर शासन कर रहे ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहे थे, फिर भी देश की जनता जानते थे कि फासिस्ट देश उनसे मित्र नहीं हो सकते। यद्यपि फासिस्ट देश जो है भारतीय जनता पर शासन कर रहे ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहे थे, फिर भी देश की जनता जानते थे कि फासिस्ट देश उनसे मित्र नहीं सकते। वह जानती थी कि यदि फासिस्ट देशों की विजय होती है तो किसी भी देश की स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रह सकती। ठीक है, कांग्रेस ने मांग की कि जल्द ही राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए और ब्रिटेन यह स्वीकार करे कि युद्ध समाप्त होने के बाद ही भारत स्वतंत्र हो जाएगा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने यह मांग अस्वीकार कर दी। तो कांग्रेस ने यह मांग की कि जल्द ही राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए और ब्रिटेन यह स्वीकार करे कि युद्ध समाप्त होने के बाद ही स्वतंत्र भारत हो जाएगा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने यह मांग अस्वीकार कर दी। ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों के लिए युद्ध लड़ रहा था। तो ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों के लिए युद्ध लड़ रहा था। आप प्रांतों में मंत्रिमंडलों ने नवंबर 1940 में त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों के लिए युद्ध लड़ रहा था। आप प्रांतों में मंत्रिमंडलों ने जो है नवंबर 1939 में त्याग पत्र दे दिया। भारत को युद्ध में शामिल करने के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए। मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया और कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की मांग की और निर्णय लिया कि इसके लिए वह संविधान आंदोलन जो है आरंभ कर देगी। ठीक है, तो मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की मांग की और निर्णय लिया कि इसके लिए वह संविधान आंदोलन आरंभ कर देगी। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। तो अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया। ठीक है, इसका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे और युद्ध के विरुद्ध भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। ठीक है, इस आंदोलन से चुने गए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कुछ समयांतराल में ही करीब 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए।
1942 ईस्वी के आरंभ में यह युद्ध की स्थिति ने अंग्रेजों को भारतीय नेताओं से वार्तालाप के लिए विवश कर दिया। जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में ब्रिटिश सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी तथा भारत के कुछ भागों पर हवाई हमले भी किए थे। ठीक है, ब्रिटिश एक वास्तविक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को स्वीकार के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने राजाओं के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो ब्रिटिश एक वास्तविक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने राजाओं के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान सभा की मांग को तो स्वीकार कर लिया, परंतु जो है कहा कि गवर्नर द्वारा शासित राज्यों को छोड़कर स्थानीय राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ही संविधान सभा में भाग लेंगे और रियासतों की जनता को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो उन्होंने संविधान सभा की मांग को तो स्वीकार कर लिया था, परंतु कहा कि गवर्नर द्वारा शासित राज्यों को छोड़कर स्थानीय राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ही संविधान सभा में भाग लेंगे और रियासतों की जनता को जो है संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 1942 शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन तो अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय बाद आजादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के बाद आजादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वर्धा में 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव में घोषणा की थी भारत में ब्रिटिश शासन को जल्दी से समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। तो वर्धा में आपका जो 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव में घोषणा की गई थी भारत में ब्रिटिश शासन को जल्द से समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि स्वतंत्र हो जाने पर भारत अपने संपूर्ण साधनों सहित उन देशों के साथ विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा जो फासिज्म देशों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रस्ताव ने देश की आजादी के लिए सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दे दी। तो प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि स्वतंत्र हो जाने पर भारत अपने संपूर्ण साधनों सहित उन देशों के साथ विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा जो फासिज्म देशों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रस्ताव ने देश की आजादी के सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दी। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो 7 अगस्त 1942 को मुंबई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। तो 14 अगस्त 1942 को वर्धा में कांग्रेस जो है कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई थी। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे सामान्यतः भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। तो कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे सामान्यतः भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में हड़तालें तथा प्रदर्शनी हुई और परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा उनका दमन किया गया तथा उनकी गिरफ्तारी की गई। महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आजाद खान पैलेस में बंद कर दिया गया। तो महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आजाद खान पैलेस में बंद कर दिया गया। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आजाद खान पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। तो आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आजाद खान पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन की उपवास घोषणा कर दी। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास हो जाने पर गांधी जी ने अपने भाषण में कहा, मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ, इसे आप हृदय में बिठा लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। मंत्र है, करो या मरो, डू और डाई। इस प्रयास से हम या तो आजाद होंगे या मर मिटेंगे। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास हो जाने पर गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ और इसे आप हृदय में बिठा लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। मंत्र है, करो या मरो, डू और डाई। इस प्रयास से हम या तो आजाद होंगे या मर मिटेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो और भारत छोड़ो को संशोधन सभी
छोड़े को संक्रांत सभी जगह सुनाई पड़ने लगा। जनता भी हिंसा पर उतारी, लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए, रेल पटरियों को तोड़ा और डाक तार व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर दिया। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो और भारत छोड़ो का संक्रांत सभी जगह सुनाई पड़ने लगा। जनता भी हिंसा पर उतारे, लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए, रेल पटरियों को तोड़ दिया और डाक तार व्यवस्था में व्यवधान पैदा किए। अनेक स्थानों पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, आंदोलन के बारे में समाचारों के प्रकाशन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और अनेक अखबारों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया क्योंकि इन्हें प्रतिबंध स्वीकार नहीं थे। अनेक स्थानों पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, आंदोलन के बारे में समाचारों के प्रकाशन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अनेक अखबारों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया क्योंकि इन्हें प्रतिबंध स्वीकार नहीं थी। 1942 ईस्वी के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए और सैकड़ों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में उनके बच्चे और वृद्ध महिलाएं भी थी। ठीक है, जिस समय गांधी जी रिहाई हुए उससे पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा और नीति सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। जिस समय गांधी जी रिहाई हुए उससे पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी महासचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, प्रदर्शन में भाग लेने पर ताम्रलिप्त बंगाल में 73 साल की मतांगिनी हजारा का, गोपुर असम में 13 साल की हजारा और गोपुर असम में 13 साल की कनकलता बरुआ को, पटना बिहार में 7 तरुण विद्यार्थी को और अन्य सैकड़ों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तो प्रदर्शन में भाग लेने वाले ताम्रलिप्त बंगाल में 73 साल की मतांगिनी हजारा को, गोपुर असम में 13 साल की कनकलता बरुआ को और पटना बिहार में 7 तरुण विद्यार्थियों को और अन्य सैकड़ों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जैसे कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में ताम्रलिप्त, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में बालासोर तथा तलचर ब्रिटिश शासन से मुक्त कर लिए गए तथा वहां की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की। तो जैसे कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में ताम्रलिप्त, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में बालासोर तथा तलचर ब्रिटिश शासन से मुक्त करा लिए गए तथा वहां की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के अनेक क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित हो गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के अनेक क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित हो गई। बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई। तो बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकारें स्थापित हुई। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामस नामक स्थान पर जातीय सरकार 1944 तक चली। वही महाराष्ट्र के सतारा में 1945 तक समानांतर सरकार चली। तो बंगाल के मिदनापुर जिले के तामरुप नामक स्थान पर जातीय सरकार 1944 तक चली। वही महाराष्ट्र के सतारा में 1945 तक समानांतर सरकार चली। पूरे विश्व युद्ध के दौरान जयप्रकाश नारायण, अरुणा सफली, एमएन जोशी, राम मनोहर लोहिया आदि अनेक नेताओं द्वारा आयोजित क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही। तो पूरे विश्व युद्ध के दौरान जयप्रकाश नारायण, अरुणा सफली, एमएन जोशी, राम मनोहर लोहिया आदि अनेक नेताओं द्वारा आयोजित क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती आंदोलनों जैसे सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आदि की तुलना में स्वतः स्फूर्त अधिक था। तो भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती आंदोलन जैसे सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आदि को तुलना में स्वतः स्फूर्त अधिक था। जिस तरह 1857 का महाविप्लव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह था, उसी प्रकार वर्ष 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग, मजदूरों और विद्यार्थियों का विद्रोह था। तो जिस तरह सन 1857 का महाविप्लव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह था, उसी प्रकार वर्ष 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग, मजदूरों और विद्यार्थियों का विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। तो आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तब मोहन सिंह ने जापानियों का साथ दिया। सिंगापुर पर जापान की विजय के बाद मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत 45,000 लोग आजाद हिंद फौज में शामिल होने के इच्छुक थे। ठीक है, 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के दिन आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया। जापानी जब तक भारत पर हमला करने के बारे में सोचने लगे थे और उन्हें भारतीयों का सैनिक रूप में संगठित होना लाभप्रद लग रहा था। 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया। जापानी तब तक भारत पर हमला करने के बारे में सोचने लगे थे
और उन्हें भारतीयों को सैनिक रूप में संगठित होना लाभप्रद लग रहा था। लेकिन दिसंबर 1942 तक आते आते आजाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में जापानी तथा भारतीय अधिकारियों के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। वास्तव में जापानी चाहते थे कि भारतीय फौज 2000 सैनिकों की हो, जबकि मोहन सिंह उसे 2 लाख तक ले जाना चाहते थे। अंततः मोहन सिंह तथा निरंजन सिंह बिल को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो लेकिन दिसंबर 1942 तक आते आते आजाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में जापानी तथा भारतीय अधिकारियों के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। वास्तव में जापानी चाहते थे कि भारतीय फौज 2000 सैनिकों को की हो, जबकि मोहन सिंह उसे 2 लाख तक ले जाना चाहते थे। अंततः मोहन सिंह तथा निरंजन सिंह बिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद हिंद फौज के गठन में एक जापानी सैन्य अधिकारी मेजर फुजीवारा का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ही मोहन सिंह को इसके लिए तैयार किया कि वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए जापान के साथ मिलकर काम करे। तो आजाद हिंद फौज के गठन में एक जापानी सैन्य अधिकारी मेजर फुजीवारा का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ही मोहन सिंह को इसके लिए तैयार किया वह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान के साथ मिलकर काम करे। मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके बाद बैंकॉक में जून 1942 में एक बैठक हुई जिसमें राज बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया। तो मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें इंडियन लीग की स्थापना की गई। उसके बाद बैंकॉक में जून 1942 में एक बैठक हुई जिसमें राज बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ये 1915 से ही ईस्वी से जापान के निवासी जीवन जी रहे थे। यहीं पर आजाद हिंद फौज का गठन का निर्णय लिया गया। तो आपके जो राज बिहारी बोस जो है 1915 ईस्वी से ही जापान में निर्वासित जीवन जी रहे थे। यहीं पर आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया। आजाद हिंद फौज का द्वितीय चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लाए गए। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1941 में बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की थी। तो आजाद हिंद फौज का द्वितीय चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लाए गए और सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1941 में बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की थी। ठीक है, 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारतीय अस्थायी सरकार का गठन किया जिसका मुख्यालय रंगून था। तो 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारतीय अस्थायी सरकार का गठन किया जिसका मुख्यालय रंगून था। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून एवं सिंगापुर में INA के मुख्यालय स्थापित किया। आजाद हिंद फौज द्वारा कुछ ही महीनों में 3 लड़ाकू ब्रिगेड खड़ी कर ली गई जिनके नाम गांधी, आजाद तथा नेहरू रखे गए। शीघ्र ही अन्य ब्रिगेड स्थापित किए गए जिनके नाम सुभाष ब्रिगेड तथा रानी झांसी ब्रिगेड रखा गया। उनमें रानी झांसी ब्रिगेड महिलाओं के लिए स्थापित की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने रंगून एवं सिंगापुर में INA के मुख्यालय स्थापित किए गए। आजाद हिंद फौज द्वारा कुछ ही महीनों में 3 लड़ाकू ब्रिगेड खड़ी कर ली गई जिनके नाम गांधी, आजाद और नेहरू रखे गए। शीघ्र ही अन्य ब्रिगेड स्थापित किए गए जिनके नाम सुभाष ब्रिगेड तथा रानी झांसी ब्रिगेड रखा गया। इनमें रानी झांसी ब्रिगेड महिलाओं के लिए स्थापित की गई थी। नेताजी की संपूर्ण फौज में उनके अतिरिक्त शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं प्रेम कुमार सहगल आदि महत्वपूर्ण कमांडर थे। तो नेताजी की संपूर्ण फौज में उनके अतिरिक्त शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं प्रेम कुमार सहगल आदि महत्वपूर्ण कमांडर थे। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता की इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष ने कहा भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता की इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मार्च-जून 1944 के बीच आजाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही। तो मार्च-जून 1944 के बीच आजाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही। शहनवाज खान ने जापान के साथ इंडो बर्मा क्षेत्र को घेरा और इम्फाल का अभियान चलाया। 18 अगस्त 1944 को फॉर्मोसा द्वीप ताइपे के पास हुई हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। तो शहनवाज खान ने जापान के साथ इंडो बर्मा क्षेत्र को घेरा और इम्फाल का अभियान चलाया। 18 अगस्त 1945 को फॉर्मोसा द्वीप ताइपे के पास हुई हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ठीक है, लाल किले पर मुकदमा। ठीक है,
तो लाल किले का मुकदमा क्या था, जो कि आपको नवंबर 1945 में चला था। लाल किले का मुकदमा 1945 नवंबर में, तो पहला मुकदमा नवंबर 1945 में आजाद हिंद के सैनिकों पर चलाया गया। नवंबर 1945 के मुकदमे में शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों तथा प्रेम कुमार सहगल को एक साथ मुकदमे चलाने के लिए लाल किले में बनी अदालत में खड़ा किया गया। तो पहला मुकदमा नवंबर 1945 में जो है आजाद हिंद के सैनिकों पर चलाया गया। नवंबर 1945 के मुकदमे में शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों तथा प्रेम कुमार सहगल को एक साथ मुकदमे चलाने के लिए लाल किले में बनी अदालत में खड़ा किया गया। जब लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे और तेज बहादुर सफरू, कैलाश नाथ काजू तथा आसफ अली उनके सहायकों में थे। कार्यवाही के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू भी 25 साल बाद वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में उपस्थित थे। तो जब लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। तेज बहादुर सफरू, कैलाश नाथ काजू तथा आसफ अली उनके सहायकों में थे। कार्यवाही के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू ने भी 25 साल बाद वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में उपस्थित थे। इस आंदोलन को यूनियनवादी अकाली दल, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लीग तथा अहरार पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। इस आंदोलन को यूनियनवादी अकाली दल, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लीग तथा अहरार पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। अंततः सरकार को इस दबाव से आगे झुकना पड़ा तथा अपनी नीति को संशोधित करते हुए घोषणा करनी पड़ी कि आजाद हिंद फौज के केवल उन सदस्यों का मुकदमा चलाया जाएगा जिनके विरुद्ध हत्या व बर्बरता का अभियोग है। अंततः सरकार को इस दबाव से आगे झुकना पड़ा तथा अपनी नीति को संशोधित करते हुए घोषणा करनी पड़ी थी आजाद हिंद फौज के केवल उन्हीं सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिनके विरुद्ध हत्या एवं बर्बरता का अभियोग है। इसके बाद इसके तुरंत बाद जनवरी 1946 में कैदियों के प्रथम समूह के विरुद्ध दिया गया फैसला वापस ले लिया गया। इसके तुरंत बाद जनवरी 1946 में कैदियों के प्रथम समूह के विरुद्ध दिया गया फैसला वापस ले लिया गया और फरवरी 1946 में आजाद हिंद फौज के राशिद अली को 7 साल की जो है कैद की सजा के विरुद्ध कलकत्ता मुस्लिम लीग से संबंध छात्रों ने 1 फरवरी 1946 को हड़ताल का आह्वान किया। तो इसके तुरंत बाद जनवरी 1946 में कैदियों के प्रथम समूह के विरुद्ध दिया गया फैसला वापस ले लिया गया और फरवरी 1946 में आजाद हिंद फौज के राशिद अली को 7 साल की कैद की सजा के विरुद्ध कलकत्ता में मुस्लिम लीग के संबंध छात्रों ने 1 फरवरी 1946 को हड़ताल का आह्वान किया। आजाद हिंद फौज ने जय हिंद और जय दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आजाद हिंद फौज ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की लहर। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ विश्व इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदल गया था। सभी साम्राज्यवादी देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो गई। समूचे एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता के लिए जनता की व्यापक लहर उठी। तो सभी साम्राज्यवादी देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो गई और समूचे एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता के लिए जनता की व्यापक लहर उठी। ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए प्रदर्शनों और हड़तालों का सिलसिला जारी रहा। जनता आजादी की अंतिम लड़ाई में कूद पड़ी। नौसेना में भी असंतोष फैला हुआ था। फरवरी 1946 में रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों ने अनेक स्थानों पर विद्रोह किया। नाविकों तथा उनके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो फरवरी 1946 में रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों ने अनेक स्थानों पर विद्रोह किया। नाविकों तथा उनके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ जिसमें लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। यहाँ पर एक आपका अस्थायी सरकार के बारे में पढ़ना था जो छूट रहा था। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष आपका कौन सा अस्थायी सरकार थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। वित्त विभाग में आपका S.C. चटर्जी थे। प्रचार विभाग में S.A. अय्यर थे जो आपका वहां बना था सिंगापुर में जो सरकार बना था उसकी बात बताइए। ठीक है। इसकी बात है। देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी का यहाँ पर है 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारतीय अस्थायी सरकार का गठन किया जिसका मुख्यालय रंगून था। ठीक है। तो इसी बारे में हम बताया जा रहा है। तो सिंगापुर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष कौन सा आपका? तो सुभाष चंद्र बोस थे। वित्त विभाग आपका S.C. चटर्जी के जिम्मे था। प्रचार विभाग S.A. अय्यर कर रहे थे। प्रचार विभाग का जिम्मा
SCIL का था। महिला संगठन कार्यभार लक्ष्मी स्वामीनाथन, विवाह उपरांत लक्ष्मी सहगल। मुख्यालय आपका जो है रंगून हो गया। मान्यता प्राप्त करने वाले देश थे, तो मान्यता प्राप्त करने वाले देश आपके जर्मनी से, जापान तथा उनके समर्थक देशों की ने मान्यता प्राप्त की थी। तो ये आपका सरकार कहाँ था? तो आपका सिंगापुर में था। कब बना था? 1943 में, 21 अक्टूबर 1943 में। ठीक है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, शिक्षा विभाग S.C. चटर्जी, प्रचार विभाग S.A. अय्यर, और महिला संगठन कार्यभार लक्ष्मी स्वामीनाथन, विवाह उपरांत लक्ष्मी सहगल, मुख्यालय रंगून। मान्यता प्राप्त करने वाले देश जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने मान्यता प्रदान की थी। इस प्रकार हमारा चैप्टर जो आज यहाँ पर समाप्त होता है। कल से हम पढ़ाई करेंगे आपका स्वतंत्र भारत का उदय। ठीक है, तो आज के लिए बस उतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।